अब सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल में डिफरेंस देखें। देखो ये सब चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी नहीं आएंगे कि प्लेटो, अरिस्टोटल और सोक्रेटिस में डिफरेंस बता दो, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ याद नहीं होता, तो कुछ याद नहीं आता तो फिर ये टेबल आपको याद रहेगा जिससे क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे आपके, ठीक है। तो प्लेटो, सोक्रेटिस और अरिस्टोटल में डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो जिस चीज को प्लेटो ने आइडिया बोला, उसी चीज को सोक्रेटिस ने कंसेप्ट बोला, और उसी चीज को अरिस्टोटल ने फॉर्म बोला। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस, जो नोमेनक्लेचर है दैट इज डिफरेंट, कंसेप्ट, आइडिया और फॉर्म। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अभी इनके बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, सेकंड, प्लेटो के हिसाब से जो कंसेप्ट है दे आर मेंटल, इसके हिसाब से ऑब्जेक्टिवली रियल। ठीक है, इसके हिसाब से ऑब्जेक्टिवली रियल। इसके हिसाब से अगर आप अरिस्टोटल का व्यू लेते हो, फॉर्म हमेशा मैटर के साथ पाई जाएगी। फॉर्म हमेशा किसके साथ पाई जाएगी? मैटर के साथ। यानी कि ये ऑब्जेक्टिवली रियल तो है, ऑब्जेक्टिवली रियल कब होती है? जब सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्टिवली रियल है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? माइंड के रेस्पेक्ट में। माइंड से तो सेपरेट है, माइंड से अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली रियल नहीं है किसके केस में? पर्टिकुलर के केस में। पर्टिकुलर मतलब मैटर। यहाँ कहने का मतलब ये कि हमारे माइंड से तो सेपरेट है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल काउनेस, काउनेस का सेपरेट एग्जिस्टेंस है हमारे माइंड से, लेकिन वो हमेशा किसके साथ पाई जाएगी? काउ के साथ। तो काउ के साथ पाई जाएगी, इसलिए काउ के साथ तो उसका क्या है? हमेशा कैसा रिलेशन है? 1 to 1। हमेशा काउ होगी तो काउनेस होगी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली रियल नहीं है, काउ से सेपरेट, डिफरेंट, इंडिपेंडेंट नहीं, काउ के साथ तो हमेशा पाई जाएगी, लेकिन हमारे माइंड से सेपरेट। तो आप ये कह सकते हो कि हमेशा फॉर्म और मैटर एक साथ पाए जाएंगे। एक लाइन में लिखना चाहो तो फॉर्म और मैटर हमेशा एक साथ पाए जाएंगे। ये बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ही ये है कि फॉर्म माइंड से तो ऑब्जेक्टिवली रियल है, लेकिन पर्टिकुलर से ऑब्जेक्टिवली रियल नहीं। ओके, तो ये दो आपके, ये दो मेन डिफरेंस है। फिर तीसरा डिफरेंस क्या है? अगर मेंटल है तो इससे क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिविटी। मेंटल का मतलब तो यही होता है ना कि अगर आपके ऑब्जेक्ट्स मेंटल है, कोई भी चीज मेंटल है, तो मेंटल का मतलब है आपके माइंड के हिसाब से कुछ होगा, मेरे माइंड के हिसाब से कुछ होगा। तो इसका मतलब क्या है? सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। लेकिन अगर आप प्लेटो को देखो, तो प्लेटो किस चीज को सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्टिविटी। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। प्लेटो किसको सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, प्लेटो के हिसाब से आइडियाज क्या है? आपके रियल है। ठीक है, और वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ऑब्जेक्टिविटी क्यों है? क्योंकि आइडियाज आप पे डिपेंडेंट नहीं है, आइडियाज आर रियल, एंड वेयर दे एग्जिस्ट इन वर्ल्ड ऑफ आइडिया। ओके, लेकिन जो आपका ये है,
इसके हिसाब से क्या है, हमेशा आपकी फॉर्म और मैटर हमेशा एक साथ पाए जाएंगे। और कहाँ पाए जाएंगे, दिस वर्ल्ड में। ओके, काउ के साथ काउनेस पाई जाएगी दिस वर्ल्ड में, काउनेस दूसरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। तीन मेन डिफरेंस है, कंसेप्ट, आइडिया, फॉर्म, मेंटल, दूसरा ऑब्जेक्टिवली रियल, तीसरा फॉर्म एंड मैटर ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर, थर्ड इज सब्जेक्टिविटी होगी। वहां पे प्लेटो में ऑब्जेक्टिवली रियल है, और यहाँ पे एरिस्टोटल में आपका ना हम सब्जेक्टिविटी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ पाए जाएंगे। फॉर्म हमेशा किस में पाई जाएगी, मैटर में। फॉर्म को इसने यूनिवर्सल बोला है और मैटर को पर्टिकुलर बोला है, ठीक है। फॉर्म इज यूनिवर्सल, काउनेस, और मैटर इज पर्टिकुलर। ओके, तो ये तीन मेन डिफरेंस। अब प्लेटो में कुछ एडिशनल चीजें भी हैं, ठीक है। दो चीजें हो रही है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये मेन, जब डिफरेंस आएंगे तो आपको ये तीन लिखना है, ठीक है। तीन डिफरेंस ही ये मेन है। अब बाकी क्या चीजें वो देखो प्लेटो की। प्लेटो में दो चीजें हो रहे हैं जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट इज रिकलेक्शन थियरी ऑफ नॉलेज, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में। एंड सेकंड इज कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी ऑफ ट्रूथ। These are two theories। जो कोई भी रियलिस्ट होता है वो इस थियरी को मानता है। और ये तो आपकी खैर, ये प्लेटो की स्पेशल थियरी है। जितने भी रियलिस्ट है दे ऑल बिलीव इन दिस थियरी। ओके, कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी ऑफ ट्रूथ। तो अगर आप पहली थियरी की बात करें तो रिकलेक्शन थियरी ऑफ नॉलेज तो क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाउ वी फाइंड द नॉलेज ऑफ आइडिया। दिस इज योर ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, यू हैव सोल हियर, you have other ideas, all the other ideas exist here. When soul is associated with body, then knowledge of these ideas becomes dim or faint. But as soon as you find experience or such an atmosphere is created that you remember or recollect, you recollect all those ideas. For example, I already gave you the example of Abhimanyu, how he broke the chakra. So Abhimanyu, because he recollected. How he recollected? He wasn't able to tell anyone that how you can break the Chakravarti. But as soon as I will enter the first gate, I will know how to break it. As soon as I will know enter the second gate. Okay. For example, in your paper, right now, we have covered Indian philosophy, and in Western we are basically Plato. So right now you might not be remembering everything in Indian philosophy. But suppose if I will ask some question here from Nyaya, Nyaya's atomic theory of creation. When you will read this thing, you will recollect. Right now, you might not be remembering atomic theory of creation. But as soon as you will read the question, you will recollect all those concepts related to atomic theory of creation. Okay, it happens with all of us. Okay, we always recollect the things. Okay, so Plato is right in this sense,
But Plato is not completely right. Why is not completely right? Because he says that we all have knowledge of each and everything. But this is not right. We cannot accept it because ऐसा होता तो फिर philosophy आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती. ठीक है? Basically, okay. So basically, प्लेटो के हिसाब से ये प्लेटो का ये कंसेप्ट है. प्लेटो का मानना है कि सोल को सारी नॉलेज होती है शुरू से, ठीक है, लेकिन जैसे बॉडी के साथ आती है डिम हो जाती है, फेंट हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, वैसे वैसे आपको वो चीज़ें याद आती है. ये फैक्ट है. इसलिए तो हम कहते हैं कि संगत का असर होता है. अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, ठीक है, तो आप वैसे बन जाओगे. ओके, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे, जैसे मान लो आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, आप अकेले भी बैठे हो, आपके मन में कुछ गलत विचार भी आएंगे तो आप रिकलेक्ट करोगे कि मेरे दोस्त ऐसे हैं, उन्होंने ऐसा समझाया, तो आप गलत विचार आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे. लेकिन अगर आप रहते ही ऐसे लोगों के साथ तो फिर आप कैसे बन जाओगे. ठीक है, कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है. तो जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे आप वैसे हो जाएंगे. तो फर्स्ट इज रिकलेक्शन थ्योरी ऑफ नॉलेज. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, तो फर्स्ट इज क्लियर रिकलेक्शन. सेकंड इज कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी. रिकलेक्शन सिंपल है, सोल वोल का डायग्राम नहीं बनाना, सिंपल सा जो बोला है वो लिखना. वैसे आपके नोट्स में मैंने एकदम परफेक्ट आपको आंसर लिख के दिया रिकलेक्शन थ्योरी, तो वही लिखा है जो मैंने. सेकंड इज कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी. ठीक है, अब ये आपकी डिफरेंसेस में लिखी हुई है तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बोलोगे. बाकी डिफरेंसेस आपके 3 ही हैं, लेकिन ये 2 एडिशनल हमने लिख दिए हैं, तो आपको 3 ही डिफरेंस लिख के आने हैं वहाँ पे. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी, सीटी. कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, आपने देखा होगा कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है. ठीक है, आप कहीं कोई लेटर लिखते हो तो वो लेटर मान लो आपने किसी एड्रेस पे लिखा, मान लो मेरे एड्रेस पे लिखा, मुंबई के पे D6/2. ठीक है, D6/2 और विले पार्ले ईस्ट, मुंबई 40009. अब आपने ये मेरे को लेटर लिखा तो ये लेटर मेरे पास पहुंच जाएगा. इसी को हम कॉरेस्पॉन्डेंस करना कहते हैं ना. कई लोग कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी ये पढ़ाई भी करते हैं. तो कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि आपने एक एड्रेस लिखा, ठीक है, वो एड्रेस आप क्यों लिखोगे, जब वो एग्जिस्ट करता हो तभी तो वहां पे लेटर पहुंचेगा. तो ऐसा ही प्लेटो कहता है कि कोई भी आइडिया आपका, कोई भी आइडिया आपका ट्रू तब होगा जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा. जैसे यहाँ पे आपने लेटर लिखा, तो लेटर क्यों लिखा, क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक एड्रेस पे भेजना था, वो एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा है. तो प्लेटो के हिसाब से जैसे मान लो काउनेस का आइडिया है, तो काउनेस का आइडिया ट्रू कब होगा, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, और वो एग्जिस्ट करेगा क्या, काउ. तो आइडिया ऑफ काउ, आइडिया ऑफ काउनेस इज ट्रू. ओके, सो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ क्या कहती है, एन आइडिया विल बी ट्रू if a corresponding object exists as per that idea, otherwise that idea will be false. For example, if I will say golden mountaineers, ठीक है, ये आइडिया तो है, बट क्या ये ट्रू है, आइडिया तो कोई भी हो सकता है. ठीक है, आइडियाज तो बहुत सारे हैं. अब ये थोड़ा ना करें हम सारे आइडियाज आपके जो है वो एग्जिस्ट करते होंगे. आइडिया सारे आपके रियल है, ये आइडियाज तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं मतलब, लेकिन क्या इस वर्ल्ड के हिसाब से ट्रू है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, गोल्डन. अब मान लो किसी दिन गोल्डन माउंटेन एग्जिस्ट करेगा तो ये आइडिया क्या हो जाएगा. तो जब ट्रूथ और वैलिडिटी की बात आती है किसी भी आइडिया की, कोई भी चीज हो, इवन आइडिया नहीं, मैंने आपको भी एड्रेस का बताया ना, जब भी किसी चीज की ट्रूथ और वैलिडिटी की बात आती है तो
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यूज करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ, ओके, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ को हम यूज करते हैं कि जैसे मैंने बोला गौतम, तो अगर गौतम आपने नाम बोला था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई आदमी एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट आइडिया इज ट्रू, अदरवाइज दैट आइडिया इज फॉल्स। तो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ओके, इज इट क्लियर, क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज योर substance, okay, मैं आपको चीजों को समझाने पे इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि आप नहीं भी पढ़ोगे अगर अपने नोट्स, और अगर आपने मेरी बात सुन भी ली और वो चीजें आप लिख के आ गए, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज वन मोर टॉपिक, दैट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस के बाद हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया शुरू करें। This is the most important topic, okay. We have to deal with substance of every philosopher. We have to deal with substance of Plato, Aristotle, Descartes, Spinoza, Leibniz, ठीक है, then Locke, Berkeley, Hume, okay. तो सब जगह पे क्या है आपका सब्सटेंस है। तो अगर मैं प्लेटो और एरिस्टोटल की बात करूं, सिर्फ अभी सिर्फ प्लेटो और एरिस्टोटल की बात करते हैं, इनको भूल जाओ। तो इनके लिए सब्सटेंस की डेफिनेशन है, सब्सटेंस इज दैट व्हिच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बस। which has independent existence, that is। तो प्लेटो के हिसाब से सब्सटेंस क्या हो जाएगा? Ideas, why? Because the ideas have separate, different and independent existence from mind as well as particular objects of this world. That's why Plato's ideas are substance. For Plato, ideas are substance. Why? Because they have independent existence. Is it clear? Okay. So hopefully you will get one question. Okay. What is substance for Plato and how Aristotle has related to this? जब भी कुछ भी प्लेटो बोलेगा तो एरिस्टोटल विल रिएक्ट, जैसे प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडियाज दी तो एरिस्टोटल ने रिएक्ट, तो अब एरिस्टोटल सब्सटेंस पे भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब एरिस्टोटल क्या बोलेगा? एरिस्टोटल के हिसाब से आइडियाज को यूनिवर्सल भी बोलते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आइडियाज को यूनिवर्सल भी बोलते हैं, मतलब प्लेटो ने आइडियाज को यूनिवर्सल भी बोला है, ठीक है, काउनेस नाम है। तो एरिस्टोटल के हिसाब से जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल को हम सब्सटेंस नहीं मान सकते जैसा प्लेटो ने माना। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यूनिवर्सल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। यूनिवर्सल हमेशा किसके साथ एग्जिस्ट करता है? पर्टिकुलर के साथ। यानी कि आपका फॉर्म, फॉर्म मतलब यूनिवर्सल, वो हमेशा किसके साथ एग्जिस्ट करेगी? मैटर के साथ। यानी कि आपका काउनेस हमेशा किसके साथ एग्जिस्ट करेगा? काउ के साथ। ओके, तो बेसिकली according to Aristotle, compound of matter and form
ये दोनों मिलके जो होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन, ये आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ये किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता, और इसी को हम सब्सटेंस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो प्लेटो के हिसाब से यूनिवर्सल सब्सटेंस है, एरिस्टोटल के हिसाब से मैटर एंड फॉर्म, यानी यूनिवर्सल कंबाइंड विद पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब भाई यूनिवर्सल सब्सटेंस क्यों नहीं हो सकता एरिस्टोटल के हिसाब से? एरिस्टोटल के हिसाब से यूनिवर्सल सब्सटेंस क्यों नहीं हो सकता, मतलब प्लेटो का आइडिया जो है सब्सटेंस क्यों नहीं है, ठीक है? तो इसने इसके दो रीजन दिए, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है? वो समझो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है? तो दो रीजन क्या है वो देखो। फर्स्ट, तो यही रीजन है कि आपका फॉर्म और मैटर हमेशा एक साथ होता है। अच्छा, काउ और काउनेस एक साथ होंगे तो इसी को हम सब्सटेंस बोल सकते हैं। पहली चीज तो ये, इसका कहने का मतलब ये है कि आपका यूनिवर्सल जो है वो पर्टिकुलर से सेपरेट नहीं हो सकता कभी भी, दोनों एक साथ पाए जाएंगे, ओके? और इसी वजह से आप सिर्फ एक यूनिवर्सल को सब्सटेंस नहीं बोल सकते, आप दोनों के कंपाउंड को आपको सब्सटेंस। सेकंड, फर्स्ट तो अभी मैंने आपको समझाया, अभी सेकंड इज इम्पोर्टेंट। एरिस्टोटल का कहना है कि जो सब्सटेंस है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है? जो सब्सटेंस है जो इंडिपेंडेंट, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होना चाहिए ना भाई, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। अगर वो प्रेडिकेट है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। तो अरिस्टोटल का कहना है कि सब्सटेंस की अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है तो वो सब्जेक्ट होना चाहिए हमेशा, इट शैल बी सब्जेक्ट ऑलवेज। लेकिन जो प्लेटो का यूनिवर्सल है, प्लेटो का जो यूनिवर्सल है, दैट इज फॉर एग्जांपल काउनेस, मैननेस, हेवीनेस, वो क्या है? आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट कैसे? जैसे हैवीनेस है, हैवीनेस किसकी? प्रेडिकेट और क्वालिटी। अब क्वालिटी और प्रेडिकेट किस पे डिपेंड करेंगे? हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगे। जैसे राम इज हैवी, राम इज इंटेलिजेंट, ठीक है? काऊ हैज काउनेस, तो हैवीनेस किसकी प्रेडिकेट या क्वालिटी है? हैवी ऑब्जेक्ट्स की। ऐसे काउनेस किसकी प्रेडिकेट और क्वालिटी है? काऊ की। तो ये जो प्रेडिकेट है, बोला जो यूनिवर्सल है प्लेटो का, वो तो कैसा है? एक प्रेडिकेट है। हैवीनेस किसकी, किस पे डिपेंड कर रहा है? हैवी ऑब्जेक्ट्स पे। काउनेस किस पे डिपेंड कर रही है? काउ पे। तो ये प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट को हम कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मान नहीं सकते, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम सिर्फ हैवीनेस और काउनेस को नहीं मान सकते। सब्सटेंस हम किसको मान सकते हैं? और काउ भी आपको अलग से सब्सटेंस नहीं मान सकते, क्योंकि वो आपकी पर्टिकुलर है, ठीक है? काउ की आइडेंटिफाई करने के लिए काउनेस उसके साथ होना जरूरी है। इसलिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, काउ, काउनेस प्लस काउ, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यूनिवर्सल और पर्टिकुलर का, वो कंबाइंड होके हमें सब्सटेंस देता है। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, यानी मैटर और पर्टिकुलर दोनों कंबाइन कर दिया, दैट इज सब्सटेंस। नाउ इट हैज इंडिपेंडेंट। सो
एरिस्टोटल के हिसाब से दो प्रॉब्लम है। पहला तो आपका यूनिवर्सल हमेशा पर्टिकुलर के साथ पाया जाएगा, इसलिए यूनिवर्सल को हम सब्सटेंस नहीं मान सकते। दूसरा, जो सब्सटेंस होगा इट शैल बी सब्जेक्ट ऑलवेज, इट कैनॉट बी ट्रीटेड एज ए प्रेडिकेट, एंड द प्लेटोज यूनिवर्सल is a predicate, so it cannot be accepted as substance. So according to Aristotle, compound of matter and form is substance. Is it clear to all of you? Is it clear or not? This is very important concept, substance. Okay, we have to deal with substance of every philosopher almost. क्लियर है सबको? ओके, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे जैसे कि अब हम जैसे कि डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा सा एक मिनट का ओवरव्यू है बस। डेकार्ट, स्पिनोजा एंड लाइबनिज। तो जब हम डेकार्ट पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट डेकार्ट ने सब्सटेंस को माना है गॉड, ठीक है? गॉड को माना है और माइंड और बॉडी को माना है। क्यों माना है? क्योंकि इनके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसके हिसाब से, ठीक है? गॉड की भी और माइंड एंड बॉडी। लेकिन जब हम स्पिनोजा पे जाएंगे तो स्पिनोजा बोलेगा कि माइंड एंड बॉडी की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसने सिर्फ किसको माना है? सब्सटेंस, गॉड को, क्योंकि गॉड की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जब हम लाइबनिज में जाएंगे तो लाइबनिज के हिसाब से इनमें से कोई, लाइबनिज के हिसाब से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके हिसाब से वो चीज सब्सटेंस है जो इंडिपेंडेंटली एक्टिव है, मतलब उसके लिए एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। और उसने किसको माना है? मोनेड्स को सब्सटेंस माना है, ठीक है? ऐसे जब लॉक में जाओगे आप तो लॉक में गॉड, सोल, मैटर तीनों को सब्सटेंस माना है, ठीक है? जब आप बर्कले में जाओगे तो बर्कले ने सिर्फ गॉड और सोल को माना है। जब आप ह्यूम में जाओगे तो ह्यूम में किसी को नहीं माना। तो बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट इसी तरीके से होगा। ओके, यहाँ पे क्या है, आपका पैरेलल डेवलपमेंट है, वहाँ पे इंडिपेंडेंटली होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या है, अगर आपको प्लेटो समझ नहीं आया तो आपको एरिस्टोटल नहीं आएगा, पहला खत्म। अगर आपको डेकार्ट नहीं आता तो आपको स्पिनोजा नहीं आएगा, आपको लाइबनिज नहीं आएगा, क्योंकि डेकार्ट की जो थ्योरी है उसे तो आगे कंटिन्यू करेगा स्पिनोजा, और इन दोनों में जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेगा लाइबनिज। ऐसे लॉक अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको बर्कले समझ नहीं आएगा, बर्कले समझ नहीं आया तो आपको ह्यूम समझ नहीं आएगा, और ये दोनों आपको पूरे समझ नहीं आया तो आपको कार्टो समझ नहीं आएगा। बस उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हीगल की अलग है, मूड की अलग है, ठीक है? तो ये जो है ये सारे क्या है, कनेक्टेड है। प्लेटो और एरिस्टोटल तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बाकी ये जो डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, लॉक, बर्कले, ह्यूम और कांट, ये 9 फिलोसफी, ये 7 फिलोसफर अपने आप में हैं। इनकी थियरी बड़ी छोटी छोटी है लेकिन कंसेप्ट, ठीक है? तो ये क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। सब्सटेंस पे क्वेश्चन आता है, अगर आपका टफ पेपर बनाएगा तो वो आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड हाउ एरिस्टोटल हैज रिएक्टेड टू दिस। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन सब्सटेंस। व्हाट इज सब्सटेंस फॉर प्लेटो? A substance is that which has independent existence, and according to Plato, ideas have independent existence because they exist separately, differently, and independently from mind as well as particular objects of this universe, and they have existence in transcendental world beyond space and time. Okay. After that, you have to write down how Aristotle has reacted. According to Aristotle, universal cannot be accepted as substance because it always exists in particular
So compound of matter and form can be accepted as substance. And then you write that second point, substance shall always be a subject and not a predicate, and the substance of Plato is a predicate, so it cannot be accepted as a substance. Okay, लिख लोगे? हाँ भाई लिख लोगे? लिख लोगे? नींदों में हो क्या अभी? ठीक है, इसको लिखना क्वेश्चन को, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, अभी आपने देखा, मैं एक एरिस्टोटल की एक चीज कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, जब मैटर एंड फॉर्म की बात हुई है, तो आप देखो एरिस्टोटल ने क्या बोला कि मैटर और फॉर्म, मैटर मतलब पर्टिकुलर और फॉर्म मतलब यूनिवर्सल, ये ही सब्सटेंस। तो एरिस्टोटल के हिसाब से जो भी दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है वो सब मैटर एंड फॉर्म के पे डिपेंड है, और इसलिए हमें एरिस्टोटल में दो टॉपिक पढ़ने थे, मैटर एंड फॉर्म। एक टॉपिक तो ये है बेसिकली एरिस्टोटल में पढ़ना क्या है, पढ़ना सब्सटेंस था इसका, तो सब्सटेंस इसके लिए क्या है, मैटर एंड फॉर्म, और उसी से रिलेटेड एक थियरी है पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी। ठीक है, इसी से रिलेटेड। तो क्या होता है बेसिकली, जो मैटर होता है ना, और इधर आपका फॉर्म है, मैटर में पाई जाती है हमेशा पोटेंशियलिटी और फॉर्म होता है एक्चुअलिटी। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ यू आर एन एस्पिरेंट, आप में क्या है अभी, पोटेंशियलिटी है, you are using your potentiality or you are basically actualizing your potentiality to become KS or IAS। क्लियर है? हर चीज में पोटेंशियलिटी होती है और वो पोटेंशियलिटी से, अपनी पोटेंशियलिटी से एक्चुअलाइज करता है किसमें, अपर लेवल। तो इस दुनिया में हर चीज में पोटेंशियलिटी है और वो पोटेंशियलिटी के बेसिस पे किस पे जाता है, अगली पार्ट में। तो अगली पार्ट जिसके कहते हैं उसे कहते हैं फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। जैसे आपका सीड है, इसमें क्या है, पोटेंशियल, ये क्या है, मैटर है। ठीक है, सीड से क्या बनेगा, प्लांट। अब प्लांट बना तो प्लांट इसका अपर फॉर्म है, तो ये मैटर है, तो प्लांट इसके लिए क्या कहलाएगा, प्लांट इसके लिए फॉर्म कहलाएगा। इसमें पोटेंशियलिटी थी तो ये मैटर क्या है, अपने अपर पार्ट में कन्वर्ट हो गया, तो वो इसके लिए फॉर्म है। मतलब जब भी आप अपर लेवल पे जाओगे तो आप फॉर्म में चले जाओगे। फिर क्या होगा, प्लांट से बनेगा ट्री, तो ट्री के लिए तो प्लांट क्या है, मैटर है, और प्लांट के लिए ट्री क्या है, फॉर्म। तो जो लोअर लेवल पे होगा वो उससे अपर लेवल के लिए मैटर का काम करेगा। तो प्लांट के लिए सीड क्या है, मैटर है, सीड के हिसाब से प्लांट फॉर्म है क्योंकि इसका अपर पार्ट है। लेकिन प्लांट के ऊपर ट्री है तो ट्री के लिए प्लांट मैटर हो गया और प्लांट के लिए ट्री क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो इस तरह से क्या होता है इस दुनिया में, इसी तरह से चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, मैटर से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो फॉर्म किसी और के लिए मैटर का काम कर रही है। तो ऐसे करके हम ऊपर क्या करते जा रहे हैं, हम फॉर्म में जाते हैं, फॉर्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं एरिस्टोटल के हिसाब से। क्योंकि जैसे जैसे कन्वर्जन होगा, जैसे जैसे चेंज होगा, तो आपका फॉर्म का कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा सबसे ऊपर गॉड बैठा है। गॉड क्या है, प्योर फॉर्म है,
गॉड में हम मैटर नहीं मान सकते, क्योंकि गॉड में मैटर मान लेंगे तो मैटर का मतलब ही क्या होता है? मैटर का मतलब होता है चेंज। जब मैटर होगा तो चेंज होगा ही होगा। मैटर इज कॉरेस्पॉन्डेंट टू चेंज। मैटर क्या इंडिकेट करता है? हमेशा चेंज इंडिकेट करता है। मैंने आपको बोला था मैटर, उसमें हमेशा चेंज होगा क्योंकि उसमें पोटेंशियलिटी है। तो गॉड प्योर फॉर्म में, इसका मतलब गॉड में नो पोटेंशियलिटी, कोई पोटेंशियलिटी नहीं है, सिर्फ प्योर फॉर्म। क्योंकि पोटेंशियलिटी होगी तो ये भी चेंज होगा, लेकिन गॉड को तो हम क्या मानते हैं? अनचेंजेबल, परमानेंट, ठीक है, इटर्नल। तो क्या हो रहा है बेसिकली इस वर्ल्ड में, इस फॉर्म एंड मैटर की वजह से क्या हो रहा है? मैटर हमेशा अपने से अपर फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है। जैसे आप भी तो कभी बच्चे थे, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, आप बड़े हुए, फिर स्कूल गए, फिर आपको थोड़ी नॉलेज हुई, फिर कॉलेज गए। अब कॉलेज के बाद आप फिलोसफी पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अब आपका माइंड और ज्यादा शार्प हो रहा है, या फिर आपको और ज्यादा नॉलेज मिल रही है, यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर। यानी आप पहले इम्परफेक्ट थे, आप इम्परफेक्शन से परफेक्शन की तरफ जा रहे हो धीरे धीरे। सब में चेंज होता है, ठीक है, सब ऐसे ही होता है। अगर आप मान लो गलत काम भी करते हो, यू आर इन्वॉल्व इन बैड डीड्स, तो उसमें भी आप क्या है, पहले आप करते थे, पकड़े जाते थे, अब आप धीरे 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 क्या परफेक्शन की तरफ जा रहे हो, आपने क्राइम करना सीख लिया। यानी हमेशा क्या होगा, जो मैटर है वो हमेशा कन्वर्ट होके फॉर्म की तरफ जाएगा, और फॉर्म की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हम किसके नियर जा रहे हैं? गॉड के नियर जा रहे हैं। जितना जितना हम फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे, वी विल बिकम नियरर टू गॉड। तो अरिस्टोटल का कहना है कि इस दुनिया में जो चेंज हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है इस दुनिया में, दैट इज गुड। व्हाई इट इज गुड? बिकॉज ऑफ दैट चेंज वी आर गेटिंग नियरर टू गॉड। ओके, तो ये है इसका मैटर एंड फॉर्म, पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी, और गॉड का कंसेप्ट। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड। ठीक है, तो प्लेट जो अरिस्टोटल की थ्योरी है, वो मैंने अरिस्टोटल की फिलॉसफी मैंने आपको पूरी समझा, यही हम पढ़ेंगे वहां पे वापस से थोड़े से पॉइंट्स के साथ। तो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ अरिस्टोटल। Okay, so in change, matter is converting into form. Why matter is converting into form? Because matter has the potentiality and form has the actuality. तो आप हमेशा क्या है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते जाओगे। ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल ले लो उठा के, सारे केसेस में क्या होता है, यही होता है। फॉर एग्जांपल कॉटन, कॉटन से आपने थ्रेड बनाया, थ्रेड से आपने क्लोथ बनाया, फिर क्लोथ से आप कुछ और भी बना सकते हो, पैंट शर्ट कुछ भी। तो बेसिकली कॉटन थ्रेड के लिए मैटर है, इसके लिए ये फॉर्म है, लेकिन फिर क्लोथ के लिए तो ये मैटर है और इसके लिए ये फॉर्म। तो कहने का मतलब ये, एक ही चीज मैटर और फॉर्म का काम कर सकती है। जैसे आप अभी आप यू आर एन एस्पिरेंट, मैटर, अभी आप में पोटेंशियलिटी है, फिर आप क्या बन जाओगे, मान लो के एस बन गए, दैट इज फॉर्म। अब उसके बाद फिर आप मैटर बनोगे, क्यों? क्योंकि आपको अब बनना है IAS, तो आप फॉर्म बन गए इसके ऊपर। फिर क्या होगा, फिर आप मैटर बनोगे, अब आपको मान लो बनना है MLA, तो फॉर्म हो गया इसके लिए। फिर आप मैटर बनोगे, आपको बनना है मिनिस्टर। तो बेसिकली एरिस्टोटल का कहना है कि हमेशा पोटेंशियलिटी एक्चुअलिटी में होती है कन्वर्ट, फिर ये एक्चुअलिटी वापस से पोटेंशियलिटी बनती है, फिर एक्चुअलिटी में कन्वर्ट होती है, फिर पोटेंशियलिटी बनती है, तो इस केस में क्या हो रहा है, वी आर बिकमिंग परफेक्ट फ्रॉम इम्परफेक्ट। So our imperfection decreases and perfection increases. For example, for example, this was your level of imperfection. Why imperfection? Because matter is very much okay. The quantity of matter is very much, and the quantity of form is very less. Okay, so matter quantity of matter is very high, and quantity of form is very less. Okay, for example, ये matter है आपका सारा,
फॉर्म इसमें बड़ा कम है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, यहाँ पे आप आके देखो, यहाँ पे आपका मैटर बड़ा कम बचा और फॉर्म बहुत ज्यादा, और यहाँ सबसे ऊपर गॉड बैठा है। लेकिन हम कभी भी गॉड नहीं बन सकते। क्यों गॉड नहीं बन सकते? क्योंकि हमें हमेशा मैटर की कुछ तो क्वालिटी क्वांटिटी रहेगी। तो गॉड क्या है? क्योंकि गॉड तो प्योर फॉर्म है, और इस वर्ल्ड में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनमें हमेशा चेंज होना ही होना है। इसलिए हम कभी भी गॉड नहीं बन सकते, गॉड के लेवल पे नहीं जा सकते, गॉड के करीब पहुंच सकते हैं। अब ये गॉड प्योर फॉर्म है, तो प्योर फॉर्म इस वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो प्योर फॉर्म कहाँ एग्जिस्ट करती होगी? दैट वर्ल्ड, यानी ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई, एरिस्टोटल ने क्या किया था, प्लेटो को रिफ्यूट किया था। क्या बोला था कि प्लेटो ने फालतू में दो वर्ल्ड मान लिए। बोलता है कि इस वर्ल्ड में पर्टिकुलर होते हैं और उस वर्ल्ड में यूनिवर्सल होते हैं। लेकिन एरिस्टोटल खुद बाद में जाके क्या फंस गया? क्यों फंस गया? गॉड को मान के। क्यों? क्योंकि गॉड भी तो दूसरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो फाइनली एरिस्टोटल ने भी क्या है, दो वर्ल्ड माने। तो उसने प्लेटो को क्रिटिसाइज तो किया, लेकिन जिस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया उस पॉइंट पे वो खुद ही फंस गया। क्योंकि उसने बोला प्लेटो ने दो वर्ल्ड माने, तो आपने भी तो फाइनली प्योर फॉर्म मान के क्या किया, दो वर्ल्ड। ओके, तो क्लियर है आपको कि कैसे मैटर कन्वर्ट हो रहा है इसमें। अब हम पढ़ते हैं प्लेटो की थ्योरी, थ्योरी ऑफ आइडियाज। सबसे पहली थ्योरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सब्सटेंस आपको क्लियर है? सब्सटेंस से क्वेश्चन आएगा या आपको क्वेश्चन आएगा थ्योरी ऑफ आइडियाज से, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ आइडियाज देख लेते हैं क्या कहता है थ्योरी ऑफ आइडियाज। इतनी अच्छी राइटिंग है, यहाँ पे आके कैसी हो जाती है, दिल बड़ा दुखता है क्योंकि इस पे लिखने में ना समस्या। अभी जब वर्कशॉप ली थी तो वहाँ पे लिखने में दिक्कत आ रही थी शुरू में, तो यहाँ लिख लिखते वहाँ किया था। तो थियरी ऑफ आइडियाज 10 नंबर का तो चांसेस कम नहीं है। 10 का तो कुछ नहीं, 15 या 20 नंबर का। एंड इन प्लेटो देयर इज ओनली वन टॉपिक, दैट इज थियरी ऑफ। प्लेटो में पढ़ना क्या है? थियरी ऑफ आइडियाज एंड सब्सटेंस। प्लेटो में टॉपिक क्या है? थियरी ऑफ आइडियाज and substance. And now you know very well that for Plato, ideas are substance. So basically, we have to study only one topic, that is theory of ideas. So theory of ideas explain. मैंने आपको पहले बता दिया ideas क्यों माने, हमने एक्सप्लेन कर दिया नॉलेज के लिए, ठीक है। नॉलेज कैसी होनी चाहिए थी आपकी, ये मैं पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। यूनिवर्सल, ऑब्जेक्टिव, अनचेंजेबल, इटर्नल। तो ऐसी नॉलेज इस वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकते, तो क्या होंगे? आइडियाज। तो अब आइडियाज की थ्योरी दी है उसने, ठीक है। तो उसकी थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या है? तो इसने आइडियाज की थ्योरी दी है टू एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करने के लिए दी है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही हैज गिवन थ्योरी ऑफ आइडियाज टू एक्सप्लेन फर्स्ट बीइंग एंड बिकमिंग। बीइंग होता है, बीइंग जहाँ पे भी यूज होगा, बीइंग का मतलब होता है इटर्निटी, एटर्निटी। एंड बिकमिंग ऑलवेज इंडिकेट्स चेंज, ठीक है। फर्स्ट उसने क्या एक्सप्लेन किया है? बीइंग एंड बिकमिंग। तो बीइंग इज एटर्निटी एंड बिकमिंग इज चेंज। सो बीइंग किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया है इसने? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है ना। और चेंज किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया है? एम्पिरिकल वर्ल्ड। ओके, बेसिकली देखो इस वर्ल्ड में हमने, देखो आपको याद हो तो हमने बुद्धिज्म पढ़ा था, ठीक है। बुद्धिज्म पढ़ा था, याद हो तो आपको। तो बुद्धिज्म की थ्योरी क्या कहती है? क्या कहती है भाई बुद्धिज्म की थ्योरी? बुद्धिज्म को एक लाइन में एक्सप्लेन करो तो कैसे करोगे? एनीवन?
हाउ विल यू एक्सप्लेन बुद्धिज्म इन वन लाइन? एनीवन? रोहित, अभिलाषा, कांक्षा, नेहा? यस, आकांक्षा ने तो सही जवाब दिया। और क्या कर रहे हैं बाकी लोग? आकांक्षा इज वेरी राइट। बाकी लोग? अच्छा, ये जो आप बुद्धिज्म की थियरी को एक लाइन में कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाउ विल यू एक्सप्लेन बुद्धिज्म इन वन लाइन? अच्छा, ये जो चैट में यहाँ पे देखता हूँ, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है क्या? मतलब मैं अपने स्क्रीन पे चैट खोलता हूँ तो आपको दिखाई देती है? हाँ, कोई मुझे बोल रहा था दिखाई देती है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं दिखाई देती। हाँ, अभिलाषा क्या हुआ, सो गई क्या? नेहा, पंकज? व्हाट इज द क्रक्स ऑफ बुद्धिस्ट थियरी? अरे यार, इतना पढ़ते हो बुद्धिज्म के बारे में, आपने इतने सारे कोर्स भी पढ़ते हो। मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जो कोर्स बने हुए बुद्धिज्म पे ही बने, क्योंकि दैट इज वेरी फैंटास्टिक रिलीजन। ठीक है, इफ आई विल गेट ए चांस देन आई विल कन्वर्ट टू बुद्धिज्म। हाँ ठीक है, रोहित ने भी सही बोला। और बाकी लोग? लगता है सब चले गए, सो गए। अभिलाषा? दीपिका वीबर, पंकज ससेशन, अभिलाषा नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू तो बोला नहीं कभी बुद्धिज्म। ओके, चलो कोई नहीं। बुद्धिज्म ने बोला है चेंज इज रियल। ठीक है, ओनली चेंज इज रियल। कितनी बार बोला है? बुद्धिज्म ने बोला है चेंज इज रियल। और बुद्धिज्म के अलावा एक आपके फिलोसफर है वेस्टर्न, हीराक्लाइटस। HERACLITUS, हीराक्लाइटस। तो हीराक्लाइटस के हिसाब से चेंज इज रियल। ठीक है, और हीराक्लाइटस ने उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट भी दिया, वी कैन नॉट टेक बाथ ट्वाइस in the same river. Very famous statement. We cannot take bath twice in the same. जब आपके फिलोसफी प्रीलिम्स में आता था तो हर साल ये क्वेश्चन आता था, वी कैन नॉट टेक बाथ ट्वाइस इन द सेम रिवर। यूपीएससी में भी और आपके पीएससी में भी। इवन आज भी अगर कहीं पे फिलोसफी का प्रीलिम्स होता है कहीं पे भी, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि हु हैज सेड वी कैन नॉट टेक बाथ ट्वाइस इन द सेम रिवर। वेरी डीप स्टेटमेंट। And there is one philosopher, ancient Greek philosopher, Parmenides. Okay. According to him, eternity is real. Eternity is real. Okay. So basically, Plato has synthesized both these views. उसने Parmenides के views को explain किया on the basis of world of idea, and he has explained change और Heraclitus view on the basis of empirical. तो Heraclitus ने क्या बोला, we cannot take bath twice in the same river. आपको याद हो तो आपने बुद्धिज्म में भी हीराक्लाइटस पढ़ा हो। पढ़ा है हीराक्लाइटस बुद्धिज्म में? आपके नोट्स में पढ़ा है? किसी ने ये नाम सुना अपने नोट्स में? हाँ जी, कौन से टॉपिक में? कौन से टॉपिक में पढ़ा है? कौन से टॉपिक में पढ़ा?
क्षणिकवाद, क्षणिकवाद, वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली क्षणिकवाद में एवरीथिंग इज मोमेंटरी इन नेचर, ओके। तो वी कैन नॉट टेक बाथ ट्वाइस इन द सेम रिवर का मतलब ये है जैसे ये आपकी रिवर, अब क्या हो रहा है, हमको तो ऐसा लगता है कि ये रिवर सेम या जो भी स्ट्रीम ऑफ वाटर है सेम, लेकिन ऐसा नहीं। हर पल उसमें चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? तो पानी या तो ये ऐसे बह रहा है पानी, तो हर पल नया पानी ऐड हो रहा है, पुराना वाला पानी तो निकल रहा है। और अगर वो एक जगह भी रुका हुआ है तो भी ऐसा नहीं है, जैसे आप नॉर्मल पानी को भी अगर आप रख दोगे, एक गिलास में आप पानी रख दो, आपको ऐसे चेंज नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप अगर सुबह उठ के देखो तो उसमें आपको चेंज दिखाई देगा। कभी उसमें डर्ट होती है, कभी क्या होता है, कभी कोई कीड़ा गिरा होता है। ऐसी कैंडल है, कैंडल को आप देखते रहोगे आपको चेंज नहीं दिखाई देगा, सुबह देखोगे तो पूरी कैंडल जलेगी। यानी कि ये इतना मतलब माइन्यूट होता है ये चेंज कि हमें ऐसा लगता है कि वो रिवर हमेशा सेम, लेकिन क्या रिवर हमेशा सेम होती है? फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी रेनी सीजन होता है, मानसून, या आपका जब समर होता है, तब आपको वो चेंज क्लियरली विजिबल होता है। रेनी सीजन में क्या है, वो ओवरफ्लो होती है और समर में वो सूख जाती है, ठीक है। तब आपको वो चेंज क्लियरली दिखता है। क्यों? क्योंकि उस समय ड्रास्टिक चेंज होता है। लेकिन जब वो नॉर्मल भी है तब भी उसमें हर पल चेंज हो रहा है। जैसे कोई अगर आप ट्री भी ले लो, कोई प्लांट भी ले लो, तो हर पल उसमें चेंज हो रहा है। या तो उसकी पत्तियां कुछ कम हो जा रही है, या उसमें नया कुछ फूल आ रहा है, कुछ ना कुछ हमेशा चेंज होता रहता है। तो उसने बोला है कि मान लो मैं रिवर में गया नहाने, तो मैं उसमें नहा के आ गया, फिर मैं वापस आया, अब मैं उसमें नहाने जाऊंगा तो सेम रिवर नहीं रही। क्यों नहीं रही? अगर मैं भी नहाया उसमें तो मैंने भी कुछ अपने वायरस बैक्टीरिया कुछ उसमें छोड़े होंगे, या फिर कोई और नहा रहा होगा उसने छोड़े होंगे, या फिर मैं कुछ उसकी पानी अपने साथ लेके आया हूँ, या कुछ उसके बैक्टीरिया अपने साथ लेके आया हूँ। यानी कि जब मैं रिवर में एंटर हुआ, जैसे ही मैं एंटर हुआ वो रिवर चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि उसमें कुछ ऐड हुआ या उसमें कुछ सब। अब मैं उससे बाहर निकल गया, अब वो रिवर सेम नहीं रही, अब मैं नहाने जाऊंगा तो वो कुछ और। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमें लगता है कि भाई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन आप देखो, आप रोज खुद को देखते हो, आपको चेंज नहीं दिखाई देता, लेकिन आपका दोस्त आपको 10 साल बाद मिलेगा, उसको क्लियरली आपने चेंज दिखाई देगा। हम बुढ़े हो जाते हैं, एक दिन में थोड़ी ना बुढ़े होते, धीरे 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 करके। क्यों? क्योंकि चेंज इज मोमेंटरी इन नेचर, एवरी मोमेंट चेंज इज गोइंग ऑन। हम जब बच्चे थे, जैसे कोई होता है, किसी के बहुत गहरे बाल है, ठीक है, उसको लगता है कि मेरे बहुत गहरे बाल है, लेकिन एक समय कई बार ऐसा होता है बेचारे 4-5 साल बाद आपका दोस्त आपको मिला, बड़े गहरे बाल है, 4-5 साल बाद देखा है तो बच जाऊंगी। अब एक दिन में तो सारे बाल नहीं गए ना, वो धीरे धीरे टूटे। अब उसको पता ही नहीं चल रहा कि रोज मेरे 20 बाल टूटे। क्यों? क्योंकि ये चेंज मोमेंट थी, आपको पता ही नहीं चलता। जैसे कोई प्यार में पड़ जाता है, वो क्या धीरे 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 छोटी छोटी भावनाएं डेवलप होकर एक प्यार का रूप ले लेती है, फिर क्या हो जाता है, आप पागल हो जाते हैं, मैं तो उसके बिना जी नहीं सकता। तो हिराक्लाइटस और पार्मेनिडेस की जो थॉट्स हैं, इटर्निटी इज रियल और ओनली चेंज इज रियल, इन दोनों को सिंथेसाइज करने वाला कौन है? आपका प्लेटो। तो होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, क्लियर है सबको ये पॉइंट? ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। देयर आर 6 पॉइंट्स। ओके, ये 6 पॉइंट्स आपको याद रखने। पहला बीइंग एंड बिकमिंग। ओके, सेकंड पॉइंट इज योर appearance and reality. तो appearance और reality को किस बेसिस पे? क्या appearance क्या है? इस वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स जिनके बारे में हम क्या बना सकते हैं? सिर्फ ओपिनियन। और रियलिटी क्या है? आइडियाज। ओके, थर्ड इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो यूनिटी क्या है? आइडिया। फॉर एग्जांपल काउनेस,
काउनेस एक आइडिया, और डाइवर्सिटी वही काउनेस खुद को एक्सप्रेस कर रहा है किसमें, ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल काउज, सारी काउज जो है, अब काउज में बहुत सारी में डाइवर्सिटी हो सकती है, कोई ब्लैक हो सकती है, कोई वाइट हो सकती है, कोई कलरफुल भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उन सब में कॉमन क्या है, काउनेस। ठीक है, जैसे आपका इंडिया है, इंडिया में डिफरेंट मल्टीकल्चर इज देयर, you have one topic in your second part, that is multiculturalism. Okay? ठीक है, जब बहुत सारे कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें मल्टीकल्चरलिज्म होता है। उसमें 3 मॉडल हम पढ़ेंगे, एक यूरोप का मॉडल पढ़ेंगे, एक इंडिया का पढ़ेंगे और एक यूएस का मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, यूएस में क्या होता है बेसिकली, यूएस वाले बोलते हैं कि सबको मिल जाने दो, ये आपका है, ठीक है, सबको एक साथ मिक्स हो जाने दो, इसलिए यूएस की जो सोसाइटी कॉस्मोपॉलिटन। यूरोप वाले क्या बोलते हैं कि नहीं, किसी को मिलने नहीं देना है, अपना कल्चर अलग रखना है। इसलिए आप देख लो फ्रेंच, जो फ्रांस है वहाँ जो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, तो वो किसी को मिलने नहीं देते, वो अपने साथ अपना कल्चर अपने साथ रखते हैं। इंडिया वाले क्या है, इंडिया में दोनों है, सारे कल्चर को बोलते हैं आप अलग अलग एग्जिस्ट करो, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल क्या है, ओवरऑल इंडिया एज ए सिंगल एंटिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो उन कल्चर्स को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, तो इन दोनों का मिक्स जो है वो इंडिया है। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीकल्चर क्या है, मल्टीकल्चर आपका बेसिकली कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारे कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अब बहुत सारे कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो क्लैश हो गई होगा, तो इस क्लैश को कैसे रोका जाए, ठीक है, उसी के लिए हमें देखना पड़ेगा मल्टीकल्चरलिज्म में क्या क्या अलग अलग वेज है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है, इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कैसे उनको आप वो कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो ये सिंपल टॉपिक्स हैं, इनका आप घर बैठ के भी सोच सकते हो कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, ठीक है, सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ठीक है, कम्युनलिज्म क्या है, कैसे इनको सॉल्व किया जाए। तो बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तब कभी कोई आर्टिकल हो तो सोचा करो कि क्या इनोवेटिव आइडियाज है जिससे लोग हार्मनी में रह सकते हैं, पीसफुल हो सकती है। तो जैसे आपके इंडिया में बहुत सारे कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, मल्टी कल्चर, लेकिन ओवरऑल तो क्या है, यूनिटी है ना, तो हम इसलिए तो बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया के केस। तो सेम ही आपका डाइवर्सिटी क्या शो कर रहा है, काउज जो है, और यूनिटी क्या है, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज, क्लियर है आपको सब, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट? थर्ड इज, थर्ड नहीं, फोर्थ इज नेचर ऑफ यूनिवर्सल एंड इट्स नॉलेज। नेचर ऑफ यूनिवर्सल एंड इट्स नॉलेज, तो यूनिवर्सल क्या है आपका, आइडिया, ठीक है, और उसकी नॉलेज आपको कैसे मिलेगी, वो समझाया उसने, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल एंड इट्स नॉलेज, नहीं सॉरी, ठीक है, ठीक, ये तो सही है, ये वाला तो सही है, इट इज करेक्ट, लेकिन इसका एक और पॉइंट, ये ठीक है, आइडियाज और रिकलेक्शन, एक और पॉइंट है इसमें, दो चीजें, नेचर ऑफ यूनिवर्सल एंड इट्स नॉलेज में दो चीजें, एक तो आइडियाज, और आइडियाज की नॉलेज कैसे मिलेगी, रिकलेक्शन के लिए नॉलेज। सेकंड इज बेसिकली आपकी जो यूनिवर्सल नॉलेज है वो कैसी है, और उसके लिए आपको नॉलेज किस तरह से मिलेगी, दैट इज थ्रू आइडियाज। पेपर में तो आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है, ठीक है, वहां उसको समझाना नहीं है, उसको सब पता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ यूनिवर्सल मतलब आइडियाज जो है आपके वो यूनिवर्सल है, और उनकी नॉलेज कैसे मिलेगी, रिकलेक्शन थ्योरी ऑफ नॉलेज। और अगर हम यूनिवर्सल नॉलेज की बात करते हैं तो उस यूनिवर्सल नॉलेज की भी नॉलेज हमें कैसे मिलती है, थ्रू आइडियाज।
Okay, now fifth point. Fifth is opinion and knowledge. तो ये तो आपको क्लियर है। ओपिनियन के लिए मैंने आपको बताया था एम्पेरिकल वर्ड, अभी आपको बताया था डिवाइडेड लाइन, और नॉलेज थ्रू रीजन जो मैंने आपको बताया दैट वर्ड, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ओके, तो ये अभी हमने डिवाइडेड लाइन में देखा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज possibility of, some points are basically repetitive, possibility of eternal, objective, necessary and unchangeable knowledge. ठीक है, आपको बताइए मैंने इटर्नल, ऑब्जेक्टिव, नेसेसरी और अनचेंजेबल नॉलेज होनी चाहिए, और वो कैसे पॉसिबल है? थ्रू रीजन, और रीजन से क्या मिलता है? थ्रू नॉलेज ऑफ आइडियाज। ओके, सो दीज आर 6 पॉइंट्स, ओके, व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। अब क्या है इसमें बेसिकली, ये 6 पॉइंट आपको सिर्फ लिखने हैं, ठीक है, आपके नोट्स में लिखे हुए हैं 6 पॉइंट। उसके बाद आपके आइडियाज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके नोट्स में है शायद, ठीक है, जितना मुझे याद है आइडियाज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियाज है आपके नोट्स में लिखे हुए। इसके बाद तो वो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियाज में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। आइडियाज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला तो क्या है, आपको पता है यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल है, ठीक है। दूसरा क्या है? कॉमन एंड एसेंशियल फीचर ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, थर्ड क्या है? जो आइडियाज का एग्जिस्टेंस होता है वो सबसे पहले आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं। आइडियाज का एग्जिस्टेंस प्रायर है, प्रायर टू ऑल थिंग्स, क्योंकि वो तो इटर्नल है ना। सबसे पहले क्या है? काउनेस एग्जिस्ट करती है, ओरिजिनल काउनेस है, और बाकी चीजें क्या है? उसकी कॉपी है, सारी काउस। मैंने आपको पहले भी समझाया था, ओरिजिनल पहले एग्जिस्ट करता है, बाकी सारी चीजें बाद में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फोर्थ क्या है? आइडियाज ऑब्जेक्टिवली रियल है, मेंटल नहीं है सोक्रेटिस की तरह, रियल है। दे आर नॉट मेंटल लाइक सोक्रेटिस, दे आर रियल। सोक्रेटिस ने कंसेप्ट को क्या माना है? मेंटल माना है, ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिवली रियल है। ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, आप इतना याद रखो कि दे आर ऑब्जेक्टिवली रियल। फिर उसके बाद आपको पता ही है ऑब्जेक्टिवली रियल क्यों है, क्योंकि सेपरेट, डिफरेंट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, किससे? माइंड से, एज वेल एज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? प्लेटो के हिसाब से क्या सपोर्ट करता है प्लेटो? आइडियलिज्म। क्यों? क्योंकि आइडियाज आर दी अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। आइडियलिज्म को सपोर्ट करता है मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू किसको सपोर्ट करता है? ये रियलिज्म को, रियलिज्म को सपोर्ट करता है। लेकिन इसके रियलिज्म को हम क्या बोलते हैं साथ में? ये भी याद रखना, आप 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके रियलिज्म को हम ट्रांसेंडेंटल रियलिज्म भी बोलते हैं। व्हाई ट्रांसेंडेंटल रियलिज्म? क्योंकि इसके हिसाब से आइडियाज आर दी अल्टीमेट रियलिटी, लेकिन आइडियाज एग्जिस्ट क्या करते हैं? ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। ओके, आइडियाज कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड।
So basically, Plato's ideas exist in transcendental world. Although ideas are separate, different, independent, but they exist in transcendental world. That's why transcendental. Is it clear? Transcendental realism. Okay. So these are 6 points. Okay, and देखो 6 point ही आपके characteristics है और 6 point ही आपके why Plato has propounded theory of ideas to explain being and becoming. ठीक है, to explain nature of universal and its knowledge, opinion and knowledge, ठीक है, unity and diversity, okay, all these things. And what are the characteristics of ideas? Universal, common and essential feature, existence prior to all things, objectively real, separate, different, independent from mind as well as particular objects, and metaphysical idealism and epistemological realism. And because ideas exist in transcendental world, that's why transcendental. Is it clear? अभी तक क्लियर है सब? Is it clear or not? क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं आपको रिकलेक्शन, थियरी ऑफ नॉलेज और वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट और आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो पॉइंट समझाने के बाद फिर हम क्लास बंद कर देंगे, फिर शाम को पढ़ेंगे वापस से, 11 बज चुके हैं, ठीक है। सो वन मोर पॉइंट, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझिए बात। बेसिकली आपके नोट्स में सोक्रेटिस और प्लेटो में शायद डिफरेंस भी लिखे हैं, तो सोक्रेटिस और प्लेटो में डिफरेंस लिखे हुए हैं, आप पढ़िएगा, समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछेगा, लेकिन पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। जरूरत नहीं है पढ़ने की, वजह से आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो। सोक्रेटिस और प्लेटो में कभी डिफरेंस नहीं पूछेगा, सोक्रेटिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ओके। लेकिन पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दो डिफरेंस ही है बस, वो मैं आपको अभी समझा भी चुका हूँ, ठीक है, कि मेंटल होते हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिवली रियल होते हैं। तो एक डिफरेंस किसके रिगार्डिंग है? एक डिफरेंस है गॉड के रिगार्डिंग, ठीक है, गॉड के रिगार्डिंग। बेसिकली जो आपका सोक्रेटिस है उसने गॉड के बारे में इतना कुछ खास बताया नहीं, ठीक है। जबकि जो आपका प्लेटो है, प्लेटो ने गॉड के बारे में थोड़ा कुछ एक्सप्लेन किया, मतलब उसने बताया गॉड क्या है, ठीक है। अब क्या है बेसिकली, प्लेटो ने गॉड को कैसे समझाया? प्लेटो गॉड को समझाते वक्त प्लेटो समझाता है हायरार्की ऑफ आइडियाज। प्लेटो ने हायरार्की ऑफ आइडियाज, आइडियाज की हायरार्की कैसे? ये आपके सबसे नीचे इंफीरियर आइडियाज है, जैसे आप भी रखते हो ना, अपने शूज होते हैं आपके, तो आप रखते हो कि ये सबसे, ये डेली पहनने के लिए, कभी ये रनिंग के लिए, इसके लिए, पार्टी के लिए सबसे महंगे वाले कपड़े भी ऐसे आप रखते हो। दोस्तों को भी आप ऐसे अरेंज करते हो, ये ऐसे, इसको एक कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे, ये ऐसे, ये खास है तो जिगरी है, इसके बिना जी नहीं सकते, ठीक है। तो हर जगह पे क्या है, आप हायरार्की बनाते हो। तो प्लेटो ने भी हायरार्की बनाई किसकी? आइडियाज की। तो सबसे पहले इंफीरियर, फिर ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पे आता है आइडिया ऑफ गॉड, ठीक है, आइडिया ऑफ गॉड, और उससे भी ऊपर आता है आइडिया ऑफ गुड। मतलब प्लेटो के हिसाब से गॉड से भी ऊपर आइडिया ऑफ गुड आता है। अब आइडिया ऑफ गुड क्या है, उसको उसने कंपेयर किया जस्ट लाइक सन। जैसे सन क्या करता है, अपनी रोशनी से सबको अंधेरा दूर करता है, इल्यूमिनेट करता है, ठीक है, सारा जीवन उसी से चलता है, ठीक है। तो आइडिया ऑफ गुड ऐसा गुड है जो सारे आइडियाज को क्या करता है, इल्यूमिनेट करता है, इवन गॉड को भी। उसने इस पर मतलब ऐसे डेफिनेशन वगैरह नहीं दिया, उसने सिर्फ ये एग्जांपल सन का लेके समझाया कि जैसे सन क्या करता है, सन सबको इल्यूमिनेट करता है, ठीक है। सिमिलरली जो आपका ये आइडिया ऑफ गॉड है वो सबसे टॉप पर, ठीक है। इसको इसने किससे कंपेयर किया है? इसने कंपेयर किया है इसको सन से, ठीक है। सन देख लो ना आप, सन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। गॉड को तो हमने किसी ने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन सन को तो हमें पता है, दिखता है हमें, ठीक है। दिखता क्या है, मतलब उसकी रोशनी तो हमें दिखाई देती है, ठीक है,
उसका पता भी किया है हमने कितनी दूर है, क्या मतलब साइंटिफिकली प्रूव है कि सन है। अगर सन को आप खत्म कर दो, विल देयर बी लाइफ? भगवान तो बात की बात है, भगवान तो दिखता नहीं है कि किसने बनाया क्या बनाया, लेकिन सन तो हमें पता है, सन को आपने खत्म कर दिया, देयर विल बी नो लाइफ। तो ऐसे ही आइडिया ऑफ गुड है, आइडिया ऑफ गुड को आप खत्म कर दोगे तो बाकी आइडियाज का भी कोई मतलब नहीं, गॉड का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि गॉड आपने देखा ही नहीं है भाई। ठीक है, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू प्लेटो आइडिया ऑफ गुड इज एट द टॉप। अब आइडिया ऑफ गुड मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये गॉड है, गॉड कभी भी किसी के लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं करता, गॉड कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करता, लेकिन ह्यूमन बींग्स में एक खास क्वालिटी है कि वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जैसे कभी फ्रेंड्स करते हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है, या आप अपने बच्चों के लिए करोगे, ठीक है, या अभी आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, मन नहीं है KS IAS करने का, बनना है डॉक्टर, वो बनना है म्यूजिशियन या फिर डांसर, लेकिन आप घर वालों की इच्छा को पूरी करने के लिए आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली सेक्रीफाइस जो होता है वो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी, जानवर कभी नहीं कर सकते। ठीक है, जानवरों में क्या होता है, जानवरों में बेसिकली क्या होता है, जानवरों का ऐसा होता है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मस्त रहो, क्योंकि उनमें वो उनका माइंड इस तरह से डेवलप होएगा। तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स में खास बात है सेक्रीफाइस। तो अगर आप सेक्रीफाइस करते हो तो आप अपने आप किससे ऊपर हो गए? गॉड से ऊपर हो गए। गॉड नेवर सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर एनीवन, क्योंकि वो सुप्रीम है, वो नहीं करता सेक्रीफाइस। तो बेसिकली अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो तो दैट इज आइडिया ऑफ गुड, वो गॉड से भी ऊपर। ओके, सो इन दिस वे Plato has explained hierarchy of ideas. According to him, ideas are arranged in a hierarchical order. Okay, inferior ideas are at the bottom, whereas idea of good is at the top. It is even about the idea of God, and he has compared idea of good with that of the sun. As the sun illuminates, okay, illuminates every creature, everything, and the life is possible because of sun. Similarly, the idea of good illuminates all other ideas and gives them essence. Is it clear? Okay. तो आज के लिए इतना ही। अब शाम को भी आपकी क्लास होगी, आपको टाइम कन्वे कर दिया जाएगा। ओके, होपफुली 8 बजे के आसपास होगी, 8 या 7:30। ठीक है, आई विल कंप्लीट एरिस्टोटल। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है।